जोरदार तालियां एक बार नवाज बजाइए। इन द हाउस गाइस। तो मेरे ख्याल से इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, कुछ क्वेश्चंस जो ऑडियंस पूछना चाहती है, एज अ फैन मैं पूछना चाहती हूँ। सर, आपका फैजल वाला कैरेक्टर ना मुझे इतना पसंद है कि शुरू करने से पहले एक बार हो जाए बाप का, भाई का, एक बार सर। मैं अभी शूटिंग किसी दूसरे रोल की कर रहा हूँ, तो मुझे अभी उससे नफरत हो चुकी है, फैजल खान से। बट आपके लिए बोल देता हूँ, क्या था, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। सो आई थिंक ये एक ऐसा डायलॉग है जो हम लोगों ने सबने बहुत बार सुना, एंड इनफैक्ट जब ये आया था तो ऑन रिपीट सर हम लोगों ने इस पे वीडियोस भी बनाए हैं। तो सर, अभी जो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है, मतलब ऑफ कोर्स आपको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो नहीं है, पर फैजल जैसे डिफ़िकल्ट रोल्स जो आपने अपने मूवीज़ के अंदर किए हैं, जो आपको एज एन आर्टिस्ट शेप करते हैं, सर आपको क्या लगता है, मतलब ये रोल्स क्या आप अपने साथ घर लेकर जाते हैं? मतलब आप इन रोल्स के अंदर पूरी तरीके से डूब जाते हैं? ये हमारा पेशा है एक्चुअली। जब तक शूटिंग चल रही है तब तक घुसते हैं, उसके बाद बाहर निकल जाते हैं। घर पे अगर मैं लेके जाऊंगा तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। तो सर, ये अगेन जैसे मैंने बोला, ये जो रोल थे इन्होंने शायद हम में से बहुत सारे लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट किया है। इन रोल्स ने आपकी लाइफ को किस हद तक इम्पैक्ट किया है? सी, हर रोल कोई ना कोई किसी ना किसी आपके इमोशन पे या किसी, क्योंकि ये कोई कंप्यूटर तो है नहीं कि भाई आपने चालू किया और शुरू हो गया और फिर बंद कर दिया। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं कुछ असर छोड़ के जाता है। जैसे कहते हैं ना कि जब आप कैरेक्टर से कुछ लेते हैं तो वो भी आपकी लाइफ से कुछ लेके जाता है। जी। तो इसीलिए हर बार जब भी कोई कैरेक्टर आपके इम्पैक्ट, आपकी साइकी पे इम्पैक्ट ज़रूर डालता है वो। ओके, दैट्स नाइस। सर, ये 2018 की बात है जब आप एक्चुअली फर्स्ट इंडियन एक्टर्स में से थे जिन्होंने सेक्रेड गेम्स में अपना परचम लहराया है, और मेरे ख्याल से हम सबको बहुत प्राउड फील कराया आपने, स्पेशली उस रोल में। तो मतलब आपको क्या लगता है कि इसका इम्पैक्ट, मतलब जब आप वो रोल कर रहे थे, आपको क्या लग रहा था कि इसका इम्पैक्ट ऑडियंस पे कैसा होगा, लोग कैसे उसको रिसीव करेंगे? ने जब रोल करते हैं तो आई थिंक ऑडियंस के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि उसकी उस कैरेक्टर की जो डिमांड्स होती है वो पूरी करने की कोशिश में रहते हैं। मैं कभी भी रोल करते हुए ये नहीं सोचता हूँ उसका इम्पैक्ट क्या आएगा या ऑडियंस क्या सोचेगी या क्या कहेंगे। वो सिर्फ एक ही चीज़ रहती है दिमाग में रोल करते हुए कि कितनी ऑनेस्टी के साथ मैं कोशिश कर सकता हूँ, वो होता है। तो सर, आपका ऑफ कोर्स इट वाज समथिंग डिफरेंट, आपका एक्सपीरियंस इसमें कैसा रहा? जब आप सीक्रेट गेम्स के लिए शूट कर रहे थे, इंटायर टाइम आपका एक्सपीरियंस उस पर्टिकुलर रोल के लिए कैसा रहा? उस वक्त पे तो करते हुए ये होता है कि अभी एक सीन है, दूसरा सीन है, फिर तीसरा सीन है, वो मैं उस कैरेक्टर में हूँ या जो डायरेक्टर की डिमांड्स है वो पूरी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, उसमें ज़्यादा दिमाग रहता है, बजाय इसके कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, लोग क्या कहेंगे। सर, जैसे अभी आपने बताया कि आप डायरेक्टर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग अपने आप को शेप करते हैं, कभी आपने ऐसा किया है कि स्पेशली इस सीरीज़ में या फिर कोई भी और मूवी में जहाँ पे डायरेक्टर ने आपको कुछ इंडिकेशन दिया हो, बट आपने ऐसा सोचा हो नहीं यार मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ, और आपने अपने कुछ मॉडिफिकेशंस किए हो और वो ऑडियंस को पसंद आया हो? देखिए, वो चीज़ भी डायरेक्टर ही अलाउ करता है। ओके। अगर डायरेक्टर ने आपको छोड़ा है थोड़ा कि आप इसमें अपनी मर्ज़ी से कर दीजिए, तभी हो सकता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, शूटिंग कर रहा हूँ उसकी, ओके। रात अकेली पार्ट 2। वाओ। तो उसमें डायरेक्टर की जो डिमांड्स है, मतलब आप डायलॉग्स इधर का इधर नहीं कर सकते, पूरा जो एक्यूरेट रिदम है डायलॉग की उसी तरीके से बोलना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है डायरेक्टर के ऊपर कि वो अलाउ कर रहा है इम्प्रोवाइजेशन के लिए या नहीं। तो आपने जब भी ऐसा हुआ है कि डायरेक्टर ने अलाउ किया, यू हैव टेकन दैट स्टेप? हाँ, फिर लेना पड़ता है ऑफकोर्स, जो क्योंकि आपका डायरेक्टर ही आपको बोल रहा है कि आप उसमें अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। तो कर लेते हैं उसमें। ओके। सो इन एडिशन टू दैट, हम सबको पता है कि किस तरीके से नवाज ने हीरो का रोल भी प्ले किया है, विलन का रोल भी प्ले किया है, और कभी कभी तो बहुत अनहिंज्ड कैरेक्टर्स भी प्ले किया है। सर, इतने वर्सेटाइल एक्टर आप हैं, ऐसा कौन सा रोल था जिसने आपको चैलेंज किया कि नहीं यार ये कुछ अलग है? फ्रैंकली स्पीकिंग, हर रोल चैलेंज करता है आपको, क्योंकि कोई भी रोल
इजी नहीं होता। अगर आप उसको एक मकाम देना चाहते हैं उस रोल को, तो डेफिनेटली वो आपको चैलेंज करेगा। हाँ, मुझे अगर वैसे अगर देखा जाए तो बाला साहब ठाकरे का जो मैंने रोल किया था, उस रोल ने मुझे काफ़ी चैलेंज किया था, क्योंकि मुझे मिमिक्री भी नहीं करनी थी और लगना भी था कि मैं ठाकरे हूँ। तो उस रोल ने आई थिंक मुझे सबसे ज़्यादा परेशान भी किया, और वो डिफ़िकल्ट रोल भी था मेरे लिए, तो उसने बहुत चैलेंज किया था। सर अभी जैसे आपको रोल में अपने आप को घुसाने में बड़ा चैलेंजिंग लगता होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज आप एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिसका लोग मिसाल देते हैं। पर ये जो मिसाल है, जैसे कभी लोग आपको कंपेयर भी कर सकते हैं जैसे इरफान जी के साथ में, और उनके बाद में तो लोगों को ये लग रहा है कि जिस तरीके का काम उन्होंने किया है इंडस्ट्री में, शायद वैसा काम आप कर पाएंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों की उन एक्सपेक्टेशन नहीं नहीं नहीं, मैं अपने जैसा काम करने के लिए आया हूँ। मैं ये नहीं कि मैं उन किसी के जैसा काम करने आया हूँ। ऑफ कोर्स वो ग्रेट एक्टर है, बट मुझे अपनी पहचान बनानी है। Give it up for Nawaz, guys. He is the Nawaz that we want. He is the Nawaz that we have seen, and he is the Nawaz who's going to create a history. For Nawaz, guys, with full energy. सर आपके कैरेक्टर्स, चाहे हम बदलापुर की बात करें या रमन राघव की बात करें, बहुत ही इंटेंस कैरेक्टर्स आपने प्ले किए हैं। मतलब ये कैरेक्टर्स में पूरी तरीके से घुसना और उसके बाद इमोशनली, क्योंकि वो आपको अंदर से बहुत प्रिक करता है, उससे वापस आना अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो डिफ़िकल्ट रहा होगा। बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये कैरेक्टर्स आपको इमोशनली किस तरीके से प्रिक करते हैं? ऑफ कोर्स, जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत असर डालते हैं आपकी साइकी पे, आपकी मेंटालिटी पे, आपके इमोशंस पे काफ़ी असर डालते हैं। इसलिए एक्टर को ना हमेशा बहुत ही बाकी चीज़ों से थोड़ा फ्री रहना चाहिए, ताकि वो, और बहुत स्टिफ नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेके। एक पानी की तरह होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि पानी जिस जगह जाता है उसकी शेप ले लेता है ना। आप एक पानी की तरह, उसके अंदर खूबी होनी चाहिए एक्टर के अंदर। अब अगर आपने रियल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ओढ़ रखी हैं, फिर आप, आई थिंक मुझे कभी कभी लगता है कि रोल के साथ जस्टिस नहीं कर पाते ऐसे लोग, क्योंकि एक्टर को ना बाकी सारी चीज़ों से, सोसाइटी से, इससे उससे, बाकी चीज़ों से ना फ्री रखना चाहिए, ताकि आप कोई अगर नई आइडियोलॉजी का कोई कैरेक्टर मिल रहा है उसमें आप पानी की तरह रच सकें, बच सकें। तो सर आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिडिंग एक्टर्स हैं, आज आपको एक इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं। ये जो चीज़ आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीखी अपने करियर में, इसके लिए आपने बहुत सारे रोड ब्लॉक्स तो देखे होंगे, मतलब अपने आप को रोल की तरफ ढालना। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो करियर में आपको ये चीज़ें सिखाती हैं और उसके मदद से आप ये एक बेहतरीन आर्टिस्ट बनकर निकल कर आते हैं? मतलब कुछ ऐसा है जो आप बाकी एस्पायरिंग एक्टर्स को बोलना चाहेंगे? आई थिंक मुझे लगता है कि एक तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं या कोई भी काम करना चाहते हैं, क्रिएटिव काम, तो उसमें ऑनेस्टी और आपका लाइफ का एक्सपीरियंस, ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं। सर आपने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी किए हैं और देश आप पे गर्व करता है। आपके प्रोजेक्ट्स क्रिटिकली एक्लेम्ड प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे आप लायन से नो लैंड्स मैन की बात करें। ये प्रोजेक्ट्स आपको एज एन आर्टिस्ट कैसे शेप करते हैं? मतलब क्योंकि आप वर्सेटाइल एक्टर हैं, हम सबको पता है, एक बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट हैं, हम सबको पता है, पर ये जो डिफ़िकल्ट रोल्स हैं या ऐसे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, ये एज एन आर्टिस्ट आप में क्या ऐड करते हैं? देखिए, प्रोजेक्ट कोई सा भी हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, कर तो मैं ही रहा हूँ ना, तो मेरा करेक्ट होना ज़रूरी है उस रोल में स्पेशली। सवाल क्या था आपका? मेरा सवाल ये था कि सर आप एज एन आर्टिस्ट जब ऐसे रोल्स करते हैं जो डेफिनेटली आपके लीग से हटकर हैं, तो वो आपको कैसे शेप करते हैं एज एन आर्टिस्ट? आपके अंदर और क्या ऐड करते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, मैंने एक फिल्म की थी मंटो। तो मंटो का कैरेक्टर, मेरी शर्त थी कि मंटो का कैरेक्टर मैं तभी कर सकता हूं जब मैं खुद से ऑनेस्ट हो जाऊं, क्योंकि मंटो खुद ऑनेस्ट थे। उनकी जितनी भी आप कहानियां पढ़ेंगे, वो इतने ब्रूटली ऑनेस्ट थे। वो, अगर उनकी कहानी आप पढ़ेंगे तो लगेगा यार इतना ऑनेस्ट, इतना ब्रूटली रियल कैसे कोई लिख सकता है, पर उन्होंने लिखा क्योंकि वो ऑनेस्ट थे।
तो मैंने कोई कैरेक्टराइजेशन नहीं किया था उस रोल के लिए। मेरी शर्त खुद से ये थी कि मैं अगर सच बोलने लगूंगा तो मैं मंटो का कैरेक्टर कर सकता हूँ। तो उस दौरान मैंने थोड़ा बहुत सच भी बोला, बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई। फाइनली यही एक थ्रेड था उसका। और आपने अगर देखी हो फिल्म, हालांकि इस तरह की फिल्में बहुत कम लोग देखते हैं, बट देखनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि आर्ट, कुछ कुछ रोल होते हैं जो आपको बाहर से खुश नहीं करते, अंदर तक हिलाते हैं। तो वो उस तरह की फिल्में भी देखनी चाहिए और उस तरह के कैरेक्टर्स भी देखने चाहिए। जैसे जैसे बुक्स होती है, आपको बुक्स पढ़ते हुए थोड़ी तकलीफ होती है क्योंकि आप यूज्ड टू हो गए हैं इंस्टाग्राम के रील्स देखने के। तो आपका जो दिमाग है बहुत इजी उस पर जा रहा है कि इजी चीज़ें क्या हैं। तो यानी कि आपके दिमाग का जो लेवल है, बेस लेवल, वो डाउन हो रहा है। अगर आप थोड़ी स्किल अचीव करना चाहते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ना चाहते हैं, अच्छा सिनेमा देखना चाहते हो, थोड़ा सा पेन करेगा आपको, लेकिन वही अचीवमेंट है। या कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो आपका ब्रेन में ना थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि आप यूज टू नहीं है उस चीज़ के। तो ऐसे ही ख़ास सिनेमा भी होता है, ऐसे ही बुक्स भी होती है, लिटरेचर ऐसा होता है, ताकि आपके नॉलेज में इजाफा कर सके और थोड़ा सा आपका जो बेस लेवल, मेंटल लेवल का जो बेस है वो थोड़ा अपग्रेड हो सके। तो सर आपने ये तो बता ये दिया कि इम्पैक्ट मेरे पे डाला इस तरह की फिल्मों ने। वाह ग्रेट सर। सो आपने ये तो बता दिया कि आपको कोई कंपैरिजंस नहीं चाहिए किसी के लिए, क्योंकि आप अपने लिए आए हैं और आप नहीं चाहते हैं कि ऑडियंस आपको इरफान से या किसी और से कंपेयर करे। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो ग्रेट एक्टर हैं, जी। नो डाउट, जी बट मैं फला ग्रेट एक्टर की तरह बनना चाहता हूँ। नहीं, मुझे हर इंसान को ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, बिल्कुल सर। सब कुछ दे के भेजता है ऊपर वाला। ज़रूरत है उसको फाइंड आउट करने की। जी आप ही में सब कुछ है, आप ही में ब्रह्मांड है पूरा, आप उसको फाइंड आउट करो। और यही लाइफ है आई थिंक। ग्रेट सर। हम यहाँ पे हम भी ढूंढ रहे हैं, मैं क्या ढूंढ रहा हूँ मुझे भी पता, लेकिन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ मैं भी, वो बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को फाइंड आउट करने की कोशिश करे इंसान। तो सर और देखिए क्या होता है ना कि हर जगह एक बागीचा होता है, उसमें अलग अलग तरह के फ्लावर्स होते हैं। उसमें इरफान भाई भी हैं, उसमें शाहरुख खान भी हैं, उसमें ओम पुरी भी हैं। ये इन सब को मिला के एक बगीचा बनता है। तो हर फूल की अपनी कीमत होती है। उसको अब ब्लैक रोज़ को रेड रोज़ से कंपेयर नहीं कर सकते आप। बिल्कुल सही बात। उसकी अपनी खूबी है, उसकी अपनी खूबी है। जी सर। तो सर मतलब ऑडियंस आपसे आगे ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स एक्सपेक्ट कर सकती है जो कि एक लेगेसी पीछे छोड़कर जाएंगे, बिकॉज यू आर सच अ ग्रेट आर्टिस्ट और हम चाहते हैं कि हमें कुछ स्नीक पीक तो मिले। देखिए ग्रेट आर्टिस्ट का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं कोशिश ही कर रहा हूँ अभी। ये बड़े बड़े तमगे हैं जो लगा दिए तो डर लगता है इन सब चीज़ों से। हाँ, इतना ज़रूर कि जो अभी मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, अभी एक मैंने एक फिल्म की थी, आई एम नॉट एन एक्टर, तो उसका भी हमने प्रोमो डाला है उसका छोटा सा। और एक दो फिल्में हैं, कोस्ताव फर्नांडिस एक फिल्म है कोस्ताव, जिसमें मैं कस्टम ऑफिसर बना हूँ। और एक फिल्म अभी कर रहा हूँ रात अकेली पार्ट 2, अगर किसी ने देखी हो रात अकेली, नेटफ्लिक्स पे है वो। उस फिल्म की शूटिंग यहीं चल रही है, वो कर रहा हूँ। बाकी एक दो फिल्में और हैं, सेक्शन 108 है जो आई थिंक कुछ दिनों में रिलीज़ होंगी। ओके ग्रेट ग्रेट। ऑल द बेस्ट सर फॉर योर न्यू प्रोजेक्ट्स। सर अब तो आपको एक लेजेंड का दर्जा मिल चुका है, मतलब जितने लोगों से हम बात कर मैडम रहे माफ़ हैं। कर दीजिए, इतने बड़े बड़े लफ्ज़ मेरे साथ मत लगाए। सर यू वेरी हम्बल, बट सर ये जो दर्जा है इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत की होगी। तो कैसा दिखता है सर वो सफ़र जो आपने तब से शुरू किया था जब आपने शायद सबसे पहला रोल किया था, और अब आप ये इतने इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हमारे साथ डिस्कस कर रहे हैं, आपका इवोल्यूशन कैसे हुआ ये? यस सर, जैसे जहाँ से आपने अपने करियर की शुरुआत करी थी और आज आप ये इतने बड़े बड़े फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। मेरी तो शुरुआत दिल्ली से ही हुई थी। मैं यहाँ पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मैंने ट्रेनिंग ली और उसके बाद 1-2 साल धक्के खाए, उसके बाद बम्बई पहुँच गए। बस वहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट किया। एक सीन मिला, फिर 2 सीन मिले, फिर 3 सीन मिले, फिर 4 सीन मिले। ऐसे में 12 साल मेरे बड़ा मज़ा आ रहा था उस वक्त पे। तब भी खुश थे, आज भी खुश है। Great, sir. That evolves you as a person as well.
सर अगेन जैसे अगर आपने अलग अलग तरीके की मूवीज़ की हैं, अलग अलग जॉनरे की मूवीज़ की हैं, कोई ऐसा पर्टिकुलर जॉनरे है जो आपके दिमाग में है कि यार ये तरीके की मूवी मैंने अभी तक की नहीं है, पर मैं आगे सोच रहा हूँ कि अगर कोई मुझे अप्रोच करे तो ये मूवी मैं करूँगा? नहीं, मूवी का तो नहीं है, बट मेरा कैरेक्टर्स जो है उनका बड़ा मन है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे ओशो का रोल करने का मेरा बड़ा मन है। तो उस तरह के कुछ कैरेक्टर्स हैं जो एब्सर्ड से एब्स्ट्रैक्ट से कैरेक्टर करने का मुझे बड़ा शौक होता है। अनप्रडिक्टेबल इस तरह की चीज़ें हैं जो मुझे बड़ा मज़ा आता है उस तरह के रोल करने में। जो जो बहुत ही सीधे सपाट रोल होते हैं वो उसमें मुझे कोई मज़ा ज़्यादा आता नहीं है। लाइक जैसे हीरो के रोल मुझे करने में ज़्यादा मज़ा आता नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग। हालांकि मैं कई फिल्मों में बना हुई हूँ, बट मुझे थोड़े से ग्रे शेड वाले कैरेक्टर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो इंसान के बहुत करीब होते हैं। क्योंकि इंसान में अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी होती है। जब हम दोनों देखते हैं वो हमारे करीब होता है तब वो कैरेक्टर। तो मैं ऐसे ही कैरेक्टर करना चाहता हूँ जो ग्रे शेड्स लिए हो। ओके, दैट्स ग्रेट सर। आई थिंक ये चीज़ हम लोगों को सबको सीखनी चाहिए, क्योंकि इंसान में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं, और ये डिपेंड करता है कि हम क्या चूज़ करते हैं शो करना। सो ये तो मेरे सारे सवाल जो है ऑडियंस की तरफ से एज अ फैन मैंने कंप्लीट कर दिए सर। अगर आप कोई एक डायलॉग बोल पाए जो आपको लगता है कि हमें थोड़ा आइडिया दे देगा आपकी नेक्स्ट मूवी का, तो मज़ा आ जाएगा। नहीं तो आपका कोई भी फेवरेट डायलॉग सर। कौन सा डायलॉग बोलूँ मैं? सर मेरा फेवरेट तो आप बोल चुके हैं, अब मैं आप पे छोड़ती हूँ सर, जो भी आपको अच्छा लगता है। नहीं तो ये मूवी का अगर कोई डायलॉग हो जाए तो। कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है। सो दैट्स नवाज फॉर यू गाइस। एंड आई थिंक इसके साथ में आप लोग के क्वेश्चंस और नवाज के आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। आज बहुत बड़ा दिन है, बिकॉज वी हैव a true legend on our stage, Invincible Festival 6th edition. So it's so good to have you sir here, and it was an honor to host you. Thank you so much for having us. Thank you so much sir. for coming.